हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो बच्चा लोग, आपके कहने पे मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी केमिस्ट्री का +1 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री बुक में जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें स्टार्टिंग पोर्शन में जो है आपका बताया गया अबाउट द मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की। वो मैं आपको बता दूं कि वो लेक्चर जो है मैं आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है +1 के लिए मैं उसी में दे चुकी हूँ। जिस बच्चे ने वो अभी तक नहीं देखा मेरा लेक्चर, प्लीज आप YouTube पे जाके वो लेक्चर पहले सुन लीजिए, सो दैट तुम लोग को क्लियर हो जाए व्हाट इज एग्जैक्टली केमिस्ट्री एंड व्हाट इज मैटर एंड मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल वो क्या है। फाइन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग का एक छोटा सा पोर्शन, जिसके लिए हम लोग को समझना है कि एटम क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमारे पास एक महर्षि थे, महर्षि कन्नड़। ठीक है, महर्षि कन्नड़ ने बेसिकली पदार्थ एक वर्ड होता है जिसको हम लोग पार्टिकल्स बोल देते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी चीज सब्सटेंस कुछ भी कह सकते हो वो लिया और उसको बहुत ज्यादा ब्रेक किया। अब जब तोड़ी गए उसको तोड़ी गए तो एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास एक ऐसा पार्टिकल बचा छोटा सा जिसको वो तोड़ नहीं पाए। ठीक है, तो उसी से उन्होंने ये एक थ्योरी दे दी अपनी कि जब एक छोटा बहुत ही छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा जो कि और टूट नहीं सकता छोटे पार्टिकल्स में, और ना ही इतना छोटा पार्टिकल्स हम लोग बना सकते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। परमाणु, ठीक है। तो परमाणु वर्ड जो था वो महर्षि कन्नड़ ने दिया था, बट उसके बाद धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई, साइंस बड़ी हमारी तरक्की करी, उसने डेवलपमेंट्स हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्चेस हुए, तो हमारे पास एक बंदा आया जिसका नेम मैं बता दूं, वो था जॉन, नॉट अब्राहम बट जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में अपने कुछ पॉइंट्स सामने रखे रिलेटेड टू दैट थ्योरी ऑफ महर्षि कन्नड़, परमाणु के रिलेटेड। और सबसे पहला काम जो था उन्होंने किया कि इसको पंजाबी या हिंदी कह सकते हो, उसका वर्जन जो चेंज कर दिया इंग्लिश में, और जिसको नेम दे दिया उन्होंने परमाणु को एटम। तो सबसे पहले अब हम लोग एटम के बारे में ही पढ़ेंगे कि सबसे पहले डाल्टन ने जो अपने पॉइंट्स रखे सामने वो क्या थे। फिर डाल्टन के कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर नहीं अच्छे थे, जिसकी वजह से वो फेल हो गए पॉइंट्स। ठीक है, डाल्टन के मतलब कह सकते हो लॉ फेल हो गए, कुछ डाल्टन के पॉइंट्स ऐसे थे जो एक्सप्लेनेशन के कारण भी फेल हो गए, डिसएडवांटेज में चले गए। तो उसके बाद भी कुछ मॉडिफिकेशन हुई, तो आज हम लोग ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बोर्ड क्लियर कर देती हूँ एकदम चकाचक, सो दैट हमारे पास बहुत सारी स्पेस बच जाए फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिए। तो बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट जो डाल्टन का गया था वो था कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि हमारे पास मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें आप पढ़ते हो, और दो स्टेज मैंने और बताई थी इसकी, प्लाज्मा और सुपरकूल्ड लिक्विड्स। तो ये जो मैटर के बारे में आप पढ़ते हो, तो मैटर ऑफ कोर्स दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, जहां तक मर्जी देख लो, सोच लो किसी चीज को, तो वो मैटर ही है। क्यों? क्योंकि वो जगह भी ऑक्यूपाई करता है, प्लस उसका अपना मास भी है। तो मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल जो है उसको क्या बोल दिया गया? एटम, डाल्टन के अकॉर्डिंग। उसके बाद डाल्टन ने सेकेंड पॉइंट में ये बताया कि अगर हम लोग एटम्स लेते हैं ऑफ सेम एलिमेंट्स के, तो atoms of same elements possesses
आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग शेप के बारे में भी डिस्कस कर ले, साइज के बारे में, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अगर उनके बारे में डिस्कस करें, तो हमारे पास उसने ये बोला कि डाल्टन ने ये बोला कि अगर कोई एलिमेंट है और उसके जितने मर्जी एटम्स ले लो, लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें गोल्ड की, सोना है, तो सोने के भाई जितने मर्जी एटम्स ले लो वो सोने के ही हैं और वो सोने के एटम सोने की प्रॉपर्टीज जो है वही बिहेव करेंगे, वैसे ही एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज शो करेंगे जैसे कि गोल्ड की है। तो सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स पोजेसेस आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट जो उसने दिया था, उसने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possesses different properties। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज फिजिकली हो या केमिकली हो, हम दोनों प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट डाल्टन ने बोला था कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेते हैं तो उन सबकी प्रॉपर्टीज जो वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सोना और चांदी, अब सोने के एटम्स ले लो और एक जगह चांदी के एटम्स ले लो, भाई चांदी तो चांदी है, सोने की तरह बिहेव नहीं कर सकती, तो मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज कुछ हटके हैं तभी तो वो एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में जितने मर्जी एलिमेंट्स जो भी है उनमें से कोई भी एलिमेंट को उठा लो तो हर एक एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर हम लोग लाइक मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करें तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंटली ही बिहेव करेंगे। अगर वो सेम बिहेव करेंगे तो उनको हम फिर सेम क्यों नहीं कहेंगे, है ना। तो सोना है, फिर से बता रही हूँ, तो सोने के एटम्स गोल्ड के एटम्स जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज है वैसे ही बिहेव करेंगे, एज इट इज सिल्वर के एटम्स भी वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक है, जो सिल्वर की प्रॉपर्टीज है। अगर सिल्वर के एटम्स गोल्ड के एटम्स की तरह बिहेव करना शुरू हो गए तो फिर तो वाह ही हो जाए, मतलब चांदी भी सोना और सोना भी सोना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डाल्टन ने यही पॉइंट अपने थ्योरी में रखा था। थर्ड फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने बोला कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स combined to form molecules, कि हमारे पास अगर एलिमेंट्स चाहे सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स ले लो तो उनके एटम्स को अगर आप मिलाते हो, कंबाइन करते हो, तो उनमें क्या है कि हमारे पास उनका जो कंबाइंड स्टेट है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर लाइक आप H2 की बात कर लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसमें H2 क्या है, मॉलिक्यूल जो किससे बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम से। तो कोई भी एलिमेंट से एटम जब मिलते हैं, कंबाइन होते तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो फिफ्थ पॉइंट में उसने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined differently to form compounds, कि अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स डिफरेंट रेशियो में मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। लेकिन हमारे पास H2 है और O है, तो हमारे पास H2 एक कंपाउंड है एज वी नो, तो जिसमें डिफरेंट रेशियो के साथ एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं हमें, ऑफ कोर्स कंपाउंड। 6 पॉइंट में उसने बोला था कि कंपाउंड फॉर्मेशन जो होती है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन में रेशियो जो उनकी आएगी एलिमेंट्स की, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H2 की बात करें, ठीक है, H2 की अगर बात करें तो इसमें H
बॉन्ड H, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन गैस जिसमें हम H रेशियो H की बात कर सकते हैं, इसमें रेशियो क्या आ गई 1। मतलब कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा तो हमारे पास वो एक सिंपल होल्ड रेशियो बनाएंगे, ये डाल्टन का मानना था। फिर उसने बोला कि एटम इज सो स्मॉल that it takes part in chemical reaction। कहता कि एटम हमारे पास इतना छोटा पार्टिकल है, ऑफ कोर्स अब टूट ही नहीं रहा किसी और पार्टिकल में, तो मतलब वो सबसे छोटा हो गया, तो वो कहते हैं कि इतना छोटा पार्टिकल है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाता है। मतलब कि अगर माना जाए, देखा जाए ध्यान से, तो मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट है उसको हमने एटम बोला है, मतलब हमने तो नहीं, चलो डाल्टन जी ने बोला था। तो ऑफ कोर्स अगर हर जगह देखो आपको मैटर ही देखने को मिल रहा है, तो उसको कोई भी पार्ट ले लो तो ऑफ कोर्स वो किसी भी रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि मैटर हर जगह है। चाहे कोई रिएक्शन ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, मैटर हर जगह आपको मौजूद मिलेगा। तो रिलेटिवली अगर देखें तो मैटर हर जगह है, तो मैटर का पार्ट दैट मीन्स एटम वो भी हर जगह आपको मिलेगा और हर एक रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने दिए थे, और इसके साथ एक और पॉइंट दिया था डाल्टन ने कि एटम नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एटम कहता है इतना छोटा पार्टिकल है कि ना तो हम इतना छोटा पार्टिकल बना सकते हैं, ना ही उस पार्टिकल को और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब उससे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डाल्टन ने जो दिए थे, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फॉर्म में पढ़ते हैं, बट कुछ एक पॉइंट्स ऐसे रह गए थे जो डाल्टन पॉइंट्स देके भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो फेलियर का कारण बने। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो ये नहीं है कि अगर वो फेल हो गए पॉइंट्स तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो फेल हो गए, बट जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सही चीज कहाँ से आई फिर। तो इसके लिए हमें सारा पहले डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा कि क्यों हमारे पास चीज एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई और कैसे हो रही और किस किस ने उसमें पार्टिसिपेशन दी अपनी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो फेलियर में सबसे पॉइंट नंबर 1 पे जो जाएगा वो है हमारा कि इट couldn't explain about the binding force responsible for the existence of the states of matter। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा पॉइंट जो फेलियर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर बात करते हैं तो उनमें हम लोग बात करते हैं एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हैं, टाइटली पैक्ड हैं और जिसकी वजह से ही हम उन तीनों को रिकॉग्नाइज भी कर पाते हैं। बट डाल्टन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि वो कैसे हमारे पास बाइंड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो फोर्स की नेचर क्या है, वो फोर्स है या कुछ और है। तो ये चीज डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन इस थ्योरी की बन गई थी। सेकेंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ gaseous volume।
या फिर लॉ ऑफ के लॉ भी इसको कह देते हैं, कि हमारे पास एक डाल्टन ने लॉज दिए थे 5, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक लॉ जो है वो उसका फेल हो गया था क्योंकि उसमें उसने थोड़ा सा तुक्का सा लगाया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने एक एग्जाम्पल जरूर दी थी कि ऐसे ऐसे होगा, पर जैसे होता ना कि वो श्योर नहीं था, तो उसने एक एग्जाम्पल दी और छोड़ दिया कि ऐसे के बाकी सब भी हो जाएंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से ये पॉइंट भी बन गई उसकी लिमिटेशन। फाइन, तो ये 2 सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस थी डाल्टन की, जिसको मॉडिफाई करके बाद में बताया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें थर्ड लिमिटेशन की, तो वो डाल्टन की ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन that why the atoms of different elements behaves differently। जैसे कि हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें डाल्टन ने एक पॉइंट दिया था कि हमारे पास अगर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स लें तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट तरीके से ही हम लोग शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब वो सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करते एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये क्यों नहीं कर पाते, इसकी वजह क्या है, वो एक्सप्लेनेशन डाल्टन नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से ये भी पॉइंट जो है उसकी लिमिटेशन में आ गया। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस, जो कि डाल्टन थ्योरी की लिमिटेशंस बन गई किसी न किसी वजह के कारण। तो इनको बाद में मॉडिफाई किया गया, बहुत सारी रिसर्चेस हुई, एक ने नहीं की, मतलब बहुत सारे बंदों ने रिसर्चेस की। तो अभी हम लोग वो मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड डाल्टन्स थ्योरी, ठीक है। अब मॉडिफाइड भी बोल देते हैं इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोल देते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो जाने वाला है वो ये है कि, चलो एटम लिख देते हैं यहाँ पे, एटम इज नो लॉन्गर टू बी इनविजिबल। सॉरी, 1 मिनट रुकना बेटा, मैं इसको जरा ऑफ कर दूं। ओके, तो हमारे पास एटम इज नो लॉन्गर टू बी इनविजिबल, मतलब कि हम लोग ने कहा था, पहले डिस्कस किया था डाल्टन की थ्योरी में, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड्स जब डिस्कवरीज हुई, रिसर्चेस हुई, तो ये पता चला एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन पार्टिकल। इसमें और भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल्स, जिनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स बोला गया। और ये जो पार्टिकल्स है ना, इनका साइज एटम के साइज से भी छोटा था। तो अभी तो चलो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे क्या बताया था, लेकिन अभी की बात करें तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो चुके हैं। हमारे पास अभी तक का जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, जो अभी तक नहीं टूटा, ठीक है। तो एटम को बता दिया गया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन पार्टिकल, उसमें भी कुछ उससे भी स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नेम दे दिया गया। तो उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें इसका, तो सेकेंड पॉइंट ये था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट possesses same atomic number, but मैं यहाँ पे can possesses लिख देती हूँ, can possesses same atomic number but
डिफरेंट मास नंबर, जिनको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स, राइट। अब आइसोटॉप्स या फिर ये लाइन जो मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट मतलब हर बार उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों सेम आने चाहिए, राइट। बट हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के बताऊंगी, जिसमें हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें तीनों के केसेस में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है बट मास नंबर इसके केस में 1 है, 2 है और इधर 3 है, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम बोल देते हैं, फाइन। तो ये एलिमेंट्स हैं, ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम आइसोटॉप बोलते हैं, क्योंकि उनके और भी हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, फाइन। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स ऑफ द different elements can possess different atomic number but same mass number। कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका मास नंबर तो सेम है, निकलता एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए, बट एटॉमिक नंबर उनका सेम है, और सॉरी एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट है। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उनको बोलते हैं हम आइसोबार। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल कैल्शियम की और आर्गन की, जिनमें एटॉमिक नंबर दोनों का ही 20 है बट दोनों के केस में मास नंबर जो है वो 40 जाता है, इसके केस में भी और इसके केस में भी। तो ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम आइसोबार्स बोल सकते हैं, हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया था कि हमारे पास atom is so small that can take part in chemical reaction, कि हमारे पास एटम इतना छोटा पार्टिकल्स हम लोग इसको मान सकते हैं या कह लो भी है भी, चाहे इसमें और भी फर्दर छोटे पार्टिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में घुस जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। सो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, कि हमारे पास एटम जो है उसको पहले इंडिस्ट्रक्टिबल माना गया था कि हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस वी कैन चेंज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द अनदर फॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग इंडिस्ट्रक्टिबल भी बोल सकते हैं इन अनदर वे, कि हमारे पास एटम को हम विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मॉडिफाइड पॉइंट्स जो कि डाल्टन के कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, तो उनको मॉडिफाई करके बताया गया था। तो आज के लिए हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एटम क्या था डाल्टन के अकॉर्डिंग, फिर उसकी फेलियर पॉइंट्स एंड देन उसके मॉडिफाइड पॉइंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे द मेन पार्ट, एंड मेन पार्ट के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास कैसे एक बंदे ने अगर कोई डिस्कवरी की तो दूसरा बंदा कैसे टांग खींच के उसको पीछे रखने को खुद को आगे रख लेता है, तो उसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तब तक आप थोड़ा सोचो, थोड़ा पढ़ो कि मैम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताने वाले हैं, एंड प्लीज बी सेफ, बी एट होम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज 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 शेयर इट एंड गिव मी थम्स अप। थैंक यू सो मच।